दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में आग से 6 नवजात की मौत, 6 बच्चों को रेस्क्यू कर दूसरे अस्पताल भेजा, एक वेंटिलेटर पर। राजकोट के गेम जोन हादसे में 28 की मौत, मरने वालों में 12 बच्चे। चश्मदीद बोला 30 सेकंड में आग फैली, शवों को पहचानना मुश्किल। शाहजहांपुर में बस पर डंपर पलटा, 12 की मौत। श्रद्धालुओं से भरी बस सीतापुर से पूर्णागिरी जा रही थी, ढाबे पर रुकी थी कि तभी डंपर ने मारी टक्कर। पीएम मोदी का आज यूपी दौरा, मिर्जापुर, मऊ, देवरिया में करेंगे चुनावी जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। सीएम योगी का आज 3 जिलों में दौरा, चंदौली, गाजीपुर, गोरखपुर में करेंगे जनसभा। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में भी होंगे शामिल। 6 राज्यों में लू का रेड अलर्ट, राजस्थान में 3 दिन में 19 मौतें, देश में 240 गीगावाट पहुंची बिजली की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देश की राजधानी दिल्ली के शाहदरा के विवेक विहार इलाके में शनिवार की देर रात एक बेबी केयर सेंटर में आग लग गई और आग में 12 बच्चों का रेस्क्यू कराया गया। इस अग्निकांड में बचाए गए 12 में से 6 नवजात बच्चों ने दम तोड़ दिया है, जबकि एक नवजात की पहले ही मौत हो चुकी थी। 7 नवजात बच्चों की मौत हुई है, 5 नवजात बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यह भीषण हादसा हुआ है। दिल्ली के विवेक विहार के बेबी सेंटर में आग लगने से बच्चों की जान चली गई। अस्पताल में आग से मासूमों की जान गई है, संकट में नवजात और चीख पुकार मच गई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, अस्पताल में आग लग गई और मासूमों की जान चली गई है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, संकट में नवजात और चीख पुकार मच गई इस पूरी घटना के बाद। दिल्ली से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो मासूमों की जान गई है। दिल्ली से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण हादसा हो गया, संकट में नवजात, चीख पुकार मची। इस हादसे के बाद कई बच्चों की जान जाने की बात सामने आई है। मासूमों की जान चली गई, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर बेबी केयर सेंटर में अचानक आग लग गई और आग कुछ सेकंड में ही फैल गई, जिससे कई बच्चे झुलस गए थे। अब बताया जा रहा है कि बच्चों को पहचानना तक मुश्किल हो गया है। ये बेहद भीषण हादसा। दिल्ली से आम खबर आपको हम बता दें, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात यहाँ पर कितने खराब रहे होंगे। बेबी केयर सेंटर में आग लगी थी। दिल्ली से खबर।
दिल्ली से यह अहम जानकारी और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। विवेक विहार के बेबी सेंटर में भीषण आग लग गई। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता दें, अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मचा, चीख पुकार मच गई। कई बच्चों की जान यहां पर चली गई है और संकट में नवजात। तस्वीर आपको हम अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। तो दिल्ली से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। विवेक विहार के बेबी केयर सेंटर में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। तो दिल्ली से खबर आपको हम बता रहे हैं, संकट में नवजात और चीख पुकार मची। और ये तस्वीर आपको अलग अलग जगहों से हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीषण आग लगी थी जिसमें कई बच्चों की जान चली गई है। और दिल्ली से हमारे साथ प्रवेश शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुका लेते हैं। प्रवेश, अस्पताल में आग लग गई, कई मासूमों की जान चली गई, क्या लापरवाही थी, किसकी लापरवाही थी, ये आग कैसे लगी, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? बेहद भीषण हादसा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं इस समय पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में खड़ा हूँ और ये बेबी केयर सेंटर है जहाँ कल देर रात आग लग गई थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बेबी केयर सेंटर था, अस्पताल था और यहाँ पर इस तरीके का इलाज बच्चों का उन बच्चों का चलता था जो नवजात थे, और नवजात बच्चों के अस्पताल के नीचे, ठीक नीचे एक दिलशाद गार्डन की कंपनी का व्यक्ति गैस रिफिल करने का काम करता था। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा रिस्क इस अस्पताल प्रशासन ने और दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है सीधे तौर पर कहे उनके भनक तक नहीं लगी। कई सालों से ये यहाँ पर अस्पताल के नीचे सिलेंडर रिफिल का काम चल रहा था और कल उसी रिफिल के दौरान कोई ऐसा चिंगारी भड़की या ये कहे कि हादसा हुआ और इस हादसे ने ये भयानक रूप लिया जिसमें 6 नवजात बच्चों की जान चली गई है और 4 से 5 बच्चे अभी जिंदगी और मौत की जंग पात के अस्पताल में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इन गंभीर रूप से घायल बच्चों की स्थिति क्या है, कोई जानकारी है क्या प्रवेश आपके पास? बिल्कुल, देखिए जो बच्चे अभी अस्पताल में एडमिट किए गए हैं वो आईसीयू में है, स्थिति उनकी गंभीर है और इलाज अभी चल रहा है, लेकिन कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है क्योंकि नवजात बच्चे हैं। ये 1 से 12 दिन के न्यू बॉर्न बच्चे हैं जिसकी ये आग लगने से जो है 6 बच्चों की मौत हुई है और लगभग जो है 5 बच्चे अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए अस्पताल में दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल प्रवेश, हम ये भी चाहेंगे कि अगर संभव है तो आसपास की तस्वीरें दिखाइए। हम देख पा रहे हैं कि हालात बाहर से देखकर ही अंदाजा लगा पाना जो है वो समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा स्थिति यहाँ पर विकट रही होगी और पल भर में आग पूरी तरीके से उस कैंपस में फैली जिसके चलते नवजातों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, जो देखिए ये पास में एक बाइक खड़ी थी, इसका क्या नजारा है आप देखिए। और मैं आपको सबसे बड़ी बात दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि जो सिलेंडर यहाँ पर फटे हैं वो सिलेंडर किस तरीके से फटे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अंदेशा लगाइएगा कि जब ये आग लगी होगी या इस आग ने विकराल रूप लिया होगा तो यहाँ पर कितना बड़ा तांडव इसने मचाया होगा। देखिए
ये वो सिलेंडर है जो आग लगने से फटा था। बिल्कुल साफ तौर पर वो नजर भी आ रहा है। देखिए दिल्ली से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही है, और ये वो वैन है जिसमें बताया जा रहा है कि ये सिलेंडर रिफिल करने के लिए आए थे और इसी वैन में सिलेंडर उतर रहे थे, जिसके बाद ये हादसा हुआ। और हादसे ने इतना विकराल रूप लिया कि लगभग 6 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। जी बिल्कुल प्रवेश, हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर खड़ी गाड़ियां भी पूरी तरीके से जलकर राख हो गई हैं, जिनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। बिल्कुल, देखिए इस वैन में लगभग बताया जा रहा है 15 से या 12 के आसपास सिलेंडर रहे थे, और वो सिलेंडर बड़े सिलेंडर थे, और वो जो यहाँ पर उतारकर दिया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से इस आग ने विकराल रूप लिया, न्यू बॉर्न बेबी बच्चे थे, वो बच्चे कहीं ना कहीं आग में झुलस गए, और आग इतनी भयंकर लगी, सिलेंडर लगातार विस्फोटक होते चले गए, और जिसके बाद पास की बिल्डिंग में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आग की जो लपटें हैं वो पहुंची हैं। कहीं ना कहीं आसपास की जो 2 बिल्डिंगें हैं वो भी धुएं के गुब्बार से पूरी तरीके से जल चुकी हैं, काली हो चुकी हैं, और बच्चे जो है लगभग 6 बच्चे जो है अपनी जिंदगी की जंग हार चुके हैं। बिल्कुल प्रवेश, देखिए इस दुखद हादसे को लेकर खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। ये जानकारी भी अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर दें। बेबी केयर सेंटर में आग पर सीएम केजरीवाल ने दुख व्यक्त किया है। बच्चों के अस्पताल में आग की ये घटना हृदय विदारक है। जिन्होंने मासूम बच्चों को खोया, उनके साथ हम खड़े हैं, और अधिकारी घायलों को इलाज मुहैया करवाने में लगे हुए हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। जो भी लापरवाही का जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रवेश लगातार बने हुए प्रवेश, मुख्यमंत्री की ओर से देखिए ट्वीट भी सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा, जिसकी भी लापरवाही रही होगी, जरा से भी उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये सब घटना होने के बाद बातें सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब ये यहाँ पर रोजाना रिफिल होते थे, अस्पताल था, पास में रिहायशी इलाके भी है, लोग रहते भी हैं, और बेबी बॉर्न बच्चों का यहाँ पर केयर सेंटर था, कहीं ना कहीं उनका इलाज या ये कहे उनकी देखभाल से संबंधित पूरे इस सेंटर में जो है प्रक्रिया चालू की। तो फिर यहाँ पर सिलेंडर रिफिल करने का काम करने की परमिशन आखिरकार सिलेंडर दी किसने? सबसे बड़ा सवाल यही आसपास के लोगों की ध्यान में भी है। लोग कह रहे हैं कि लगातार कई दिनों से वो यहाँ पर देख रहे थे कि सिलेंडर रिफिल होते थे, और रिफिल होने के बाद में यहाँ पर छोटे सिलेंडर में भरने के बाद जो कंपनी यहाँ पर काम कर रही थी वो दूसरी जगह उनको सेल करती थी, या ये कहे उनका ऑर्डर पूरा करती थी। लेकिन जब यहाँ पर अस्पताल था, रिहायशी इलाका था, तो इसमें रिफिल करने की परमिशन आखिरकार इनको दी कैसे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जहाँ तक कार्रवाई की बात है तो वो देखने वाली बात है कि कार्रवाई अब कितनी होती है। फिलहाल अभी तक कोई गिरफ्तारी सामने नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ अस्पताल के जो ऑनर है उनसे पुलिस ने पूछताछ करने की कोशिश करी है, लेकिन जो रिफिल करने का काम होता था उससे संबंधित अभी तक कोई भी गिरफ्तारी सामने नहीं आई है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए बहुत भीषण ये घटना है दिल्ली में जो घटी, और प्रवेश जिस तरीके से जिन माता पिता ने अपने बच्चों को खोया है उनके लिए भी ये बहुत दुखद वक्त है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में ये भी कहा है कि उन परिवारों के हम साथ खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोहराय नहीं है, जिन परिवार के ये बच्चे गए हैं न्यू बॉर्न बेबी थे, और जहां तक मामला है खुशी का जो समय था उनकी जिंदगी में आया था, लेकिन अचानक से इस तरीके की घटना ने कहीं ना कहीं उनको दुखद मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो बच्चे अपनी जंग हार चुके हैं, और अभी भी 5 बच्चे आईसीयू में एडमिट हैं, वो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि उनके साथ किस तरीके का जो है प्रकरण होता है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन उन सब मौतों की जो जिम्मेदारी है वो रिफिल करने वाले जो दिलशाद गार्डन की कंपनी है उसकी है, और कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर अब कार्रवाई का इंतजार है। फिलहाल प्रवेश क्या जानकारी मिल रही है अभी फिलहाल उस घटना स्थल पर, क्या कुछ हो रहा है, क्या जानकारी है? क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वो भी दर्शकों के साथ में साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं घटना स्थल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पुलिस काम कर रही है। लगातार मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर है, और आसपास के लोग यहाँ पर आस्था अपनी जो व्यथा है वो चुरा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि यहाँ पर रोजाना इस तरीके का काम होता था, लेकिन कोई सीधे तौर पर कहे कोई दोस्त लोग गई थी, और कहीं ना कहीं पुलिस की नाक के नीचे तरीके का काम हुआ है, जिसकी सजा उन 5 बच्चों को मिल गई है जिन्होंने अपनी जान खो दिया। लेकिन ये परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है, और परिवार के लिए जो खुशी का लम्हा था वो दुख के
लम्हों में बदल चुका है। अब सवाल बार बार एक ही खड़ा होता है कि आखिरकार इन सिलेंडर रिफिल करने की जो परमिशन थी, या ये सीधे तौर पर कही ये गतिविधि थी, किस कहने से किसके क्षेत्र के इलाके जो उसको परमिशन मिली थी जो इस तरीके की गतिविधि चल रही थी। जी। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए जांच शुरू हो चुकी है। प्रवेश, और किस एंगल से अभी फिलहाल पुलिस यहां पर जांच कर रही है? जो जांच टीमें सरकार की ओर से भेजी गई हैं वो यहां पर क्या कुछ कर रही हैं? देखिए, फिलहाल पुलिस ने जो है इस वैन को चारों तरफ से जो है अपना जो है एक तरीके का फीता बांध दिया है, अपनी जांच कर रही है। कहीं जांच एजेंसियां भी यहाँ पर आई है, वो जांच करने की कोशिश कर रही है। पकड़े हुए सिलेंडर के सैंपल जरूर दिखाए गए हैं और ये देखा जा रहा है कि आखिरकार आग लगने की वजह क्या सिलेंडर का रिफिल थी या फिर कुछ और थी। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं कि आसपास के लोगों ने देखा है, उनका कहना है कि सिलेंडर में बहुत विस्फोट हुआ था, जिसके बाद जो आसपास के जो 12 से 14 सिलेंडर थे उन्होंने आग पकड़ी और आग पकड़ने के बाद वो सीधा अस्पताल में जो है भर्ती चली गई और वो आग उन बच्चों तक पहुंची जो बच्चे इस अस्पताल में एडमिट थे और वो झुलस गए। और सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये काम कई सालों से यहाँ पर चल रहा था। जी। बिल्कुल, तो साफ तौर पर देखिए यहाँ पर ये भीषण हादसा दिल्ली में हुआ। शुक्र है आपका प्रवेश हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, विवेक विहार के बेबी केयर सेंटर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आपने देखा किस तरीके से इन तस्वीरों को देखकर ही हालातों का अंदाजा लगाया जा सकता है। और संकट में नवजात, चीख पुकार मची। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर कई नवजातों की मौत की खबर सामने आई है। भीषण आग लग गई और तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पल भर में पूरी तरीके से सब कुछ जलकर खाक हो गया। और गुजरात के राजकोट जिले की कालावड में शनिवार की शाम एक गेमिंग जोन में अचानक ही आग लग गई। और जानकारी की माने तो सयाजी होटल के पीछे बने टीआरपी मॉल के गेमिंग जोन में आग लग गई और अब तक हादसे में 28 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। बेहद भीषण हादसा गेमिंग जोन में जिस समय घटना हुई उस वक्त बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। वीकेंड पर कई परिवार अपने बच्चों के साथ मॉल में गेम जोन में पहुंचे थे। सूचना पाकर दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया है। तो वहीं पुलिस ने गेमिंग जोन के मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो राजकोट गेम जोन में भीषण आग लग गई और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी को आवाज मिल रही है हमारी? जी जी, आपको बता दें कि राजकोट गुजरात के अंदर जो दुर्घटना सामने आई है, इस घटना भीषण अग्निकांड में मामला अपडेट होता जा रहा है कि इसमें संख्या भी बढ़ती की मृतकों की संख्या भी बढ़ने के आंकड़े पड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 30 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको इससे अलग बताता हूं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गुजरात के हैं, उनके साथ हर्ष सांघवी जो गृह मंत्री गुजरात के हैं, वो वहां पर जो टीआरपी गेमिंग वहां के उन्होंने हालात का जायजा लिया। उसके बाद एम्स में जहां पर घायल एडमिट थे वहां भी एम्स का भी उन्होंने दौरा किया।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी दोनों लोगों ने एम्स का जायजा लिया। और उसके बाद आपको बता दें कि राजकोट के जो डीएम है, कलेक्टर हैं आनंद पटेल, उन्होंने वहां से 16 सबों का डीएनए परीक्षण करने के लिए टेस्ट को भेजा है, क्योंकि वो डेड बॉडी इतनी चल रही है जिनकी पहचान करना मुश्किल है। करीब 16 डेड बॉडी है जिनको कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है, और वहीं जो 11 डेड बॉडी है जिनको सिविल हॉस्पिटल में ही अभी रखा गया है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, दूसरा और एक और बताते हैं कि जो राजकोट की क्राइम ब्रांच है, उसने वहां के डीवीआर यानी जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसको पूरा जब्त कर लिया है। उसके बाद की जांच शुरू कर दी गई। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो गुजरात के राजकोट की जो भीषण अग्निकांड टीआरपी गेमिंग जोन में हुई है, वो मामला अब ज्यादा गंभीर हो गया है। और सरकार ने पहले तो इसको हल्के में लेते भले दिख रही थी, लेकिन अब सरकार जिस तरह से एक्टिव नजर आ रही है और कैजुअलिटी जिनकी संख्या लगातार बढ़ने की उम्मीद बनी हुई थी, वो उसमें एक दो की संख्या बढ़ी भी है। इस लिहाज से देखा जाए कि सरकार पूरे एक्टिव मोड में दिख रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री अब सड़क पर उतरे हैं, हर्ष संघवी गृह मंत्री गुजरात के सड़क पर उतरे हैं, और वहां का पूरा सरकारी अमला भी सड़क पर है और चल रही है, सारे टेस्ट कराए जा रहे हैं। डीएनए टेस्ट इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि जो डेड बॉडी जल के राख हुई है उनको पहचानने में दिक्कत आ रही, सबों को पहचाना नहीं जा पा रहा है। इस लिहाज से डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है। और इसके अलावा क्राइम ब्रांच भी सक्रिय है। दूसरी बात है कि वहां की पुलिस ने जो इस गेमिंग जोन के मैनेजर थे युवराज सिंह सोलंकी, मालिक थे युवराज सिंह सोलंकी, उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ साथ यहाँ के जो मैनेजर थे नितिन जैन, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। और बताया जा रहा है कि इसमें अभी और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं, क्योंकि जितनी भीषण घटना हुई और जितनी दुर्घटनाओं में यहाँ पर जाने गई हैं, उससे गुजरात में हड़कंप मचा हुआ है और केंद्र तक सत्ता में काफी हड़कंप है। तो लिहाज से चुनाव के बीच इस तरह की घटना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किल खड़ी कर सके और विपक्ष को एक घेरने का मौका दे सकती है। हालांकि अभी लगातार राजनीति न करने की नेताओं की तरफ बात की जा रही है कि कोई इस तरह की सबों पर राजनीति न करे, लेकिन आपको पता है कि जब राजनीतिक माहौल होता है, चुनावी होता है, तो इसमें बातें जरूर आती है। फिलहाल तक चाहे सत्ता पक्ष हो और विपक्ष को, दोनों की तरफ से संवेदना जताई गई है। जो पीड़ित परिवार है उनके प्रति दुख व्यक्त किया गया है, और सरकार की तरफ से आनंद में जो मुआवजा का ऐलान किया गया था कि जो मृतक परिवार है वो है, उनके परिवारों को, मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए जो मुआवजा ऐलान किया गया था, इन तमाम चीजों से काफी कुछ कोशिश की गई थी कि किसी तरह का माहौल शांति कैसी जाए। उन तमाम चीजों को लेकर सरकार पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर पूरी तरीके से एक्शन शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो गुजरात के राजकोट अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको कानपुर देहात से बताते हैं। इस बीच कानपुर देहात से, माफ कीजिएगा, कानपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व सांसद अनिल शुक्ला को लेकर अहम खबर। अनिल शुक्ला ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है। तो अनिल शुक्ला ने पुलिस को दिया प्रार्थना पत्र। बड़ी खबर, अनिल शुक्ला ने परिवार की जान को खतरा भी बताया है। तो अनिल शुक्ला ने परिवार की जान को खतरा बताया है। विधानसभा क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की शिकायत पर धमकी की बात सामने आई है। अनिल शुक्ला ने परिवार की जान को खतरा भी बताया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मनोज यादव नाम के व्यक्ति ने फोन पर धमकी दी है। ये बड़ी खबर कानपुर से। यूपी सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति हैं अनिल शुक्ला, और उनकी ओर से अब पुलिस में शिकायत भी दी गई है। प्रार्थना पत्र दिया गया है। पूर्व सांसद अनिल शुक्ला ने प्रार्थना पत्र दिया है। अनिल शुक्ला ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, परिवार की जान को खतरा बताया है। विधानसभा क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर जानकारी। मनोज यादव नाम के व्यक्ति ने फोन पर धमकी दी है। अनिल शुक्ला ने पुलिस को दिया प्रार्थना पत्र।
फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति हैं अनिल शुक्ला, उनकी ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया है। अहम खबर आपको हम बता दें। तो बड़ी जानकारी, मनोज यादव नाम के व्यक्ति ने फोन पर धमकी दी। अब प्रार्थना पत्र दिया गया है। यूपी सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति हैं अनिल शुक्ला, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उनकी ओर से शिकायत की गई है। अहम खबर, अनिल शुक्ला ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं श्रावस्ती से। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सपा के नेता की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने थाने में हंगामा किया है और कार्यकर्ताओं ने मल्हीपुर थाने का घेराव भी किया है। 8 घंटे तक नेता कुलदीप वर्मा थाने में नजरबंद रहे हैं। सपा के प्रत्याशी सदर विधायक के पहुंचने पर पकड़ा तूल, कार्यकर्ताओं पुलिस में देखने को मिली है नोक-झोंक। रात 2 बजे पुलिस ने कुलदीप वर्मा को रिहा किया है। कुलदीप वर्मा पर मतदान में हस्तक्षेप करने का आरोप भी लगा है। बड़ी जानकारी, श्रावस्ती लोकसभा के लिए कल हुआ था मतदान और मल्हीपुर थाना क्षेत्र के शिकारी मतदान केंद्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, कार्यकर्ताओं और पुलिस में नोक-झोंक देखने को मिली है। माननीय श्री को देखिए, आज ये घटना जो है लगभग जब पोलिंग बूथ पर वोट पड़ रहा था तो जो माननीय श्री कुलदीप चौधरी साहब हैं अपनी ग्राम सभा शिकारी चौड़ा में वोट डालने के लिए पंचायत भवन पर गए हुए थे और वोट डालकर घर जाने का जा रहे थे। उसी बीच योगी साहब ने बताया कि एसओ साहब वहाँ पर पहुँचे और कुछ बातें उनको कुलदीप साहब को कहा गया कि आप यहाँ कैसे घूम रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं वोट डालने आया था, मैं घर जा रहा हूँ। वहीं कहीं कहीं एसओ साहब की तरफ से कुछ न कुछ बातें उल्टी सीधी कही गई। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, कोऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगा है। एक पर प्रतिबंध बढ़ा है, उल्लंघन पर कार्रवाई और नए गाइडलाइन का क्या था उल्लंघन करने पर आरबीआई ने कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात भी कही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 4 बैंकों के खिलाफ कार्रवाई के बाद भदोही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख जुर्माना और पिछले 3 साल में कई नए दिशा निर्देश भी जारी किए जाने की बात सामने आई है। तो पिछले 3 साल में कई नए दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम जानकारी, जहां पर ये बड़ा जानकारी सामने आई है। और लखनऊ से खबर का रुख कर रहे हैं, तो लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 3 कोऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगा है, एक पर प्रतिबंध बढ़ा है, उल्लंघन पर कार्रवाई किए जाने के बाद सामने आई है। अहम खबर, नए गाइडलाइन का उल्लंघन किए जाने के बाद उल्लंघन करने पर आरबीआई ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। तो उल्लंघन करने पर आरबीआई ने कड़ी कार्रवाई की बात कही। 4 बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है। तो 4 बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात सामने आई। भदोही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ यशी शुक्ला। लाइव न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मिर्जापुर से खबर आपको बता देते हैं। सीधे आपको ले चलते हैं मिर्जापुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और भारी संख्या में अपने नेता का अभिवादन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए उपस्थित सभी मिर्जापुर और रावड़गंज से जुड़े हुए मेरे भाइयों बहनों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण के चुनाव में मिर्जापुर की इस पावन धरा पर आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो आज दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ है। एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपना सम्मान मजबूती के साथ बढ़ाया है। 10 वर्ष में जिस भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया है, 10 वर्ष के अंदर जिस भारत ने विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करने का काम किया है, 10 वर्ष के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से चेहरा देख करके नहीं, जाति मत और मजहब देख करके नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से 140 करोड़ जनता को परिवार मान करके भारत के विकास में उनका योगदान हो सके और भारत अपने नागरिकों के जीवन में खुशहाली ला सके, इस विश्वास के साथ कार्य किया है। बहनों और भाइयों, आज इस नए भारत में विरासत है तो विकास भी है, सुरक्षा है तो सम्मान भी है, गरीब कल्याण है तो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को अंत्योदय से राष्ट्रोदय की इस यात्रा के साथ उसको भी सहभागी बना करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत बखूबी आगे बढ़ा रहा है। बहनों और भाइयों, देश और दुनिया के भारत आज दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ की है, हमारा ये मिर्जापुर जनपद, सोनभद्र जनपद उसका उदाहरण है। आपने देखा होगा काशी में काशी विश्वनाथ धाम है, आज नए रूप में पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए भगवान श्री राम लला को विराजमान करने का काम भी अयोध्या धाम में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। और यह विंध्यवासिनी का धाम, जहां पे पहले नवरात्रि के दौरान लोग सशंकित रहते थे, पता नहीं कब क्या हो जाए। बहनों और भाइयों, आज विंध्यवासिनी धाम में भी मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर अंतिम यानी वो कार्य पूरा होने के अंतिम छोर में है और अब लाखों श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन कर सकता है। रोपवे की सुविधा त्रिकोण में उपलब्ध हो रही है। कोई श्रवण कुमार को अपने बुजुर्ग मां बाप को कंधे में कावड़ में ले जाकर के दर्शन करने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि रोपवे मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अब इस सुविधा को और आसान कर देगा। बहनों और भाइयों, विकास की यात्रा
कोई सोचता था इस जनपद में और सोनभद्र जनपद में ही मेडिकल कॉलेज बनेगा। कोई सोचता था इस कमिश्नरी में विश्वविद्यालय बनेगा। कोई सोचता था यहां के गरीबों के मकान बन पाएंगे। आज लगभग अकेले मिर्जापुर जनपद में 1 लाख से अधिक गरीबों को मोदी जी ने सिर ढकने के लिए एक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया है। और कोल जाति के लोगों को तो जनपद मिर्जापुर और सोनभद्र में 100% सिचुएशन के लक्ष्य को हर जनजाति समुदाय के लोगों को, चाहे वह गौड़ जाति का हो, चेरो हो, थारू हो, मुसहर हो, इन सबको 100% आवास से आच्छादित करने का कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बहनों और भाइयों, ये मई का महीना है। याद करिए 2014 के पहले एक बूंद पानी के लिए यहां की आम जनता तरसती थी। आजादी के 70 वर्षों तक ये चलता रहा, लेकिन हम आभारी हैं मोदी जी के, जिन्होंने हर घर नल की योजना से आज मिर्जापुर और सोनभद्र को भी सिचुएट करने का काम किया है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। 7वें चरण में आपको 1 जून को मतदान करना है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं, देश की जो आवाज है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कहीं भी हम जाते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेके कच्छ तक, एक ही आवाज है, एक ही स्वर है, एक ही नारा है, और वह है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। तो 400 पार के इस अभियान में मिर्जापुर और रावड़गंज में भी एनडीए के प्रत्याशी विजयी होने चाहिए। इस बात का आश्वासन मोदी जी को आज यहां की जनता जनार्दन की ओर से चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक देश में भी और प्रदेश में शासन किया। जिन लोगों ने आपको एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, जिन लोगों की नीतियों के कारण यह क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में आया था, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया था, जिन लोगों ने यहाँ के संसाधनों पर माइनिंग माफिया को यहां पर कब्जा करने की खुली छूट दी थी, जिन लोगों ने मेडिकल कॉलेज के लिए मिर्जापुर को और सोनभद्र को तरसाया था, जिन लोगों ने आपको विश्वविद्यालय के लिए तरसाया था, यह सही समय है। और मोदी जी जो कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, उनको अपने वोट के लिए तरसाइए, उनको इस बात के लिए तरसाइए कि तुमने हमारी पीढ़ियों को खराब किया है, अब तुम्हें भारत की राजनीति से विदा करने के लिए। और अब आपको अमरोहा से खबर बता देते हैं, जहां पर जिला अस्पताल बना अखाड़ा, दवाई लेने आई 2 महिलाओं के बीच मारपीट हो गई। लाइन में लगने को लेकर हुआ था विवाद, पास खड़े सुरक्षाकर्मी ने कराया बीच बचाव। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिला अस्पताल का बताया जा रहा है वीडियो। लाइन में लगने को लेकर हुआ था विवाद।
कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पूर्व सांसद अनिल शुक्ला ने प्रार्थना पत्र दिया है। अनिल शुक्ला ने पुलिस को दिया प्रार्थना पत्र। अनिल शुक्ला ने परिवार के जवान को बताया है खतरा। बता दें कि विधानसभा क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की शिकायत पर धमकी। मनोज यादव नाम के व्यक्ति ने फोन पर दी धमकी। यूपी सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति हैं अनिल शुक्ला, जिन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। विधानसभा क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की शिकायत करने पर मिल रही है धमकी। परिवार की जान को बताया खतरा। विधानसभा क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की शिकायत पर मिली धमकी, दिया प्रार्थना पत्र। मनोज यादव नाम के व्यक्ति ने दी थी फोन पर धमकी। आगरा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ट्रक और इको कार में हुई आमने सामने की भिड़ंत। कार चला रहे युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने जाम लगाया। एसीपी नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। थाना डौकी क्षेत्र के कोलारा झील का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एसीपी नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। ट्रक और इको कार में आमने सामने हुई भिड़ंत। बागपत के बड़ौत में एक पालतू कुत्ते की मृत्यु के बाद उसे धार्मिक विधि विधान के साथ दफनाया गया। उसके बाद उसकी तेरहवीं भी की गई। इतना ही नहीं, कुत्ते की आत्मा की शांति के लिए हवन के उपरांत तेरहवीं का भी भोज खिलाया गया। बता दें कि पूरा मामला बड़ौत नगर की शाहमल एनक्लेव कॉलोनी का है, जहां पर राजीव बालियान के परिवार का 13 साल से हिस्सा रहे बुजू की मौत के बाद परिवार ने उसकी आत्मा की शांति के लिए सब कुछ किया जो उस व्यक्ति की मौत के बाद किया जाता है। बुजू की मौत के बाद उसे दफनाते हुए परिवार के सदस्यों के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसके बाद उसकी तेरहवीं भी की गई। 5 दिन के बाद उसकी रस्म तेरहवीं की गई और दोपहर बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए मंत्रोच्चार के साथ हवन कराया गया। सर मैंने उसको, जब वो आया था वो 1.5 साल का था और मैंने उसको मतलब कभी इस तरह से नहीं देखा। मैंने उसको हमेशा बच्चे की तरह रखा है और बच्चे वाली ही उसको मतलब हर फीलिंग में बच्चे वाली आती है। वो तब आया, तब हमारे पास मतलब हम भूखे रहे तो हमारे साथ भूखा रहा। देखो अपने घर का जो भी मेंबर होता है, हम कैसा भी होता है हम उसका तो भी करते हैं, है ना। वो भी हमारे घर का एक मेंबर था। इसमें पहले थोड़ा ठंडे का वो है, फिर भोजन है, एक पूरी सब्जी, ये सब चीजें। हवन उसी की आत्मा की शांति के लिए किया। कौन कौन लोग बैठे इसमें? हमारे खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष दीपक तोमर जी, परिवार के मेरे पति राजीव बालियान और बेटा वासु बालियान। मऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सड़क दुर्घटना में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। देर रात गिट्टी लदे ट्रेलर के पलटने से हुआ हादसा। ट्रेलर के नीचे दबने से 2 पीआरबी पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। रात में अनियंत्रित होकर पलटा था गिट्टी लदा ट्रेलर। सरायल खंसी क्षेत्र के तजोपुर में देर रात हुई थी घटना। सड़क दुर्घटना में 2 पुलिसकर्मियों की हुई मौत। देर रात गिट्टी लदे ट्रेलर के पलटने से हुआ हादसा। मऊ से खबर, ट्रेलर के नीचे दबने से 2 पीआरबी पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। बता दें कि रात में अनियंत्रित होकर पलटा गिट्टी लदा ट्रेलर। सरायल खासी क्षेत्र के तजोपुर में देर रात हुई घटना।
चंदौली संसदीय क्षेत्र में चुनाव अंतिम चरण में 1 जून को होना है, जिसके लिए सभी पार्टियों के प्रत्याशी जोर शोर से जुटे हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद रामकिशन यादव की अपेक्षा किए जाने से कमजोर साबित हो रहे हैं। रामकिशन यादव समाजवादी पार्टी 2009 में चंदौली के सांसद बने थे। ये भी माना जा रहा है कि उनके साथ सभी धर्म जाति के लोग जुड़े हुए हैं। वो जिधर चलते हैं उधर कारवां हो जाता है। उनका एक अपना व्यक्तित्व है। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने अपने नामांकन में भी उनको नहीं पूछा, जिससे वो बेहद नाराज है और पासा पलट सकते हैं। और अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चंदौली संसदीय क्षेत्र में चुनाव अंतिम चरण में 1 जून को होना है, जिसके लिए सभी पार्टी के प्रत्याशी जोर शोर से जुटे हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद रामकिशन यादव की उपेक्षा किए जाने से कमजोर साबित हो रहे हैं। रामकिशन यादव समाजवादी पार्टी के 2009 में चंदौली के सांसद थे और ये भी माना जाता है कि उनके साथ सभी धर्म जाति के लोग आज भी जुड़े हुए हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीति है, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। उनका हर आदेश सर माथे। उन्होंने एक दल से आदेश कराया कि आप लालगंज चले जाइए, आजमगढ़ में, वहाँ पर्यवेक्षक रूप में प्रभारी रूप से काम करिए। मैं वीडियो नहीं से किया, मैं उसका वायरल नहीं किया। मैं गया, चुपके से वहाँ काम किया, विधायकों से मिला, लोगों से किया। उनकी रैली सफल हुई, शिवपाल जी की रैली सफल हुई, मैं वापस आ जा गया। यहाँ संसदीय क्षेत्र में आप प्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व सांसद है, सैदराजा के प्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व विधायक है मनोज सिंह। उन दोनों लोगों को एक तरह से दरकिनार करके चुनाव लड़ा जा रहा है। कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है। हम लोगों की या किसी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ये चुनाव जनता लड़ रही है, नेता पीछे हैं। सीधे आपको ले चलते हैं मिर्जापुर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और घर बनाने के लिए किसी मिस्त्री को लगा देते हैं, ये नारे वगैरह बताइए, लेकिन बीच में जब जगह हो न तब बुलाइए, ठीक है? और फिर 1 जून को भी करना पड़ेगा, 4 जून को तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तो थक जाओगे। अच्छा, हम अपना घर बनाते हैं, हम अपना घर बनाते हैं और एक मिस्त्री या किसी काम करने वालों को तय करते हैं। क्या कभी कोई सामान्य मानवी भी अपना घर बनाने के लिए जो मिस्त्री रख लें, 1 महीने के लिए ये मिस्त्री काम करेगा, दूसरे महीने दूसरा मिस्त्री आएगा, तीसरे महीने तीसरा मिस्त्री आएगा, चौथे महीने चौथा मिस्त्री आएगा, तो घर बनेगा क्या? घर बनेगा क्या? जो घर बनेगा वो रहने लायक बनेगा क्या? आंखों को अच्छा लगे ऐसा बनेगा क्या? वो घर किसी को दिखाने लायक बनेगा क्या? सामान्य मानवी को भी मालूम है, एक छोटा सा घर भी बनाना है तो बार बार मिस्त्री नहीं बदलते भाई। अब ये सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन ये कह रहा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब बताइए भाई, ये 5 साल में 5 प्रधानमंत्री कोई रखता है क्या? अरे कोई मिस्त्री नहीं रखता तो ये प्रधानमंत्री क्या? अब ये क्योंकि उनको बांट के खाना है, वो कहते हैं 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब बताइए, जहां प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में ही लगा रहेगा तो वो क्या देश को मजबूत बना सकता है क्या? इसलिए देश ने तय किया कि मजबूत देश के लिए प्रधानमंत्री भी
मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी एनडीए को इतना भारी जनादेश मिल रहा है। समाजवादी पार्टी पर अपना वोट कोई बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे बताइए भैया, हम लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग राजनीति को समझने में बड़े माहिर है। यहां तो गांव का बच्चा भी राजनीति समझ जाता है। कोई समझदार कभी भी, अब मान लीजिए कोई कंपनी डूब रही है, तो उस कंपनी का शेयर कोई खरीदेगा क्या? आप बताइए ना, खरीदेगा क्या? 10 रुपए का शेयर भी खरीदेगा क्या? जो डूबता है उसमें कोई पैसा डालेगा क्या? जो डूब रहे हैं उसको कोई वोट देगा क्या? देगा क्या? पता ही है कि इनका डूबना तय है, तो कौन वोट डालने की गलती करेगा भाई? सामान्य मानवी वोट उसी को डालेगा जिसकी सरकार बनना तय है। आप बताइए, आप मिर्जापुर में चौराहे पर जाके खड़े रहिए, किसी भी 100 लोगों को पूछिए कि मैं बताओ भाई किसकी सरकार बनेगी, 90 लोग क्या बोलेंगे? बताइए, क्या बोलेंगे? तो फिर वोट उसको ही देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उसको ही देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? वोट बर्बाद करना चाहिए क्या? भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन वालों को देश अच्छी तरह जान गया है। ये लोग गौर सांप्रदायिक हैं, ये लोग गौर जातिवादी है, ये लोग गौर परिवारवादी है। जब भी इनकी सरकार बनती है तो इसके आधार पर ही फैसला लेते हैं। अभी देखिए, यहां पर चुनाव हुए हमारे, और मिर्जापुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जो कि चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।